हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपने लास्ट लेक्चर में देखा था सीएफटी में, सीएफटी के अंदर अगर आपको सीएफएससी की वैल्यू निकालनी हो, सीएफएससी क्या थी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने उसके लिए आपको स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया था और वहां से आपने हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए सीएफएससी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, जो आई थी -0.4, -0.8, -1.2, -0.6 और 0, और ऐसे ही रिपीट हो रही थी दोबारा से। क्लियर है? आपने लास्ट में देखा था, लेक्चर में आपने देखा था, रिवाइज करके आया करो तो आपको सब चीजें समझ आएंगी। ठीक है, अब चलिए हमने हाई स्पिन के लिए देख लिया, अब हम देखने वाले हैं लो स्पिन के लिए जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें सीएफएससी की क्या वैल्यू आएगी। क्लियर है क्या? दोबारा से देखो, लो स्पिन के लिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो कौन बनाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएंगे। ठीक है, और किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? ये कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं? ये हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। इनके लिए अगर आपको बात करनी है सीएफएससी की, तो सीएफएससी का फॉर्मूला वही रहना है, यहां पर भी कुछ बदलाव नहीं होना है। 0.6 0.4 इंटू T2G आएगा इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 इंटू Eg के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबको आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और बाहर आएगा टेम्पो। क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। चलिए आप सबसे पहले शुरू करिए, मैं आपके लिए सिस्टम देता हूं, यहीं से ही हम मेहनत करना शुरू करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग इस तरह से होगी, ये आपको देखनी है, बनानी है, इलेक्ट्रॉन्स को फीलिंग करनी है जैसे आपने लास्ट टाइम करा था। ठीक है, सेम उसी तरह से आपने सिस्टम देखा, इसमें देखा, उसके बाद में सीएफएससी कैलकुलेट करनी है। सीएफएससी का फॉर्मूला मैंने आपको इधर दे दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हैं वो आपको बताने हैं। क्लियर है क्या? और उसी के बेस पे आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर म्यू की वैल्यू लगा सकते हो, N+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम। ठीक है, चलिए अब आप शुरू करिए। आपको याद कुछ रखना, जैसे आपको पिछली वाली चीजें याद रखनी है क्या सर? नहीं, कोई याद नहीं रखना, कोई याद रखने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट देखो, सीएफएससी की वैल्यू जैसे भी कैलकुलेट करनी है ऐसे कैलकुलेट करिए। क्लियर है क्या? अब आप देखो, D1 सिस्टम से शुरू हो जाओ, D2 सिस्टम से शुरू हो जाओ, है ना? ऐसे D2 को करके देखो, फिर D3 को करके देखो, D4 को करके देखो, लास्ट D5 बट नॉट द लीस्ट। करिए। आपको पता है जो स्प्लिटिंग हो रही है D1 D2 D3 में, D1 D2 D3 में सेम ही तरह से हो रही है, चाहे वो हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो। देखते रहिए, करते रहिए, आपको सब समझ आएगा। लास्ट में मैं कंक्लूड करके दूंगा, क्वेश्चंस भी समझाऊंगा। बताइए D1 के लिए कैसे आएगा, D2 के लिए क्या आएगा, कैसे आएगा, D3 D4 D5 सीएफएससी के लिए क्या डायगा वाली? बताइए, थोड़ी आपकी हेल्प करी जाए, कहीं गलत तो नहीं करी। D1 हमारा एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, सीएफएससी कैसे निकालूं? अरे बहुत आसान है बच्चा, ये बच्चा इधर देखो रे, यहाँ पर आएगा 1 प्लस इसमें आएगा कितना, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो है ही नहीं, प्लस 0.6 इंटू 0 तो 0 ही हो जाना है। क्या आया? -0.4, उसी की तरह आ गया था पहले की तरह। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, कितना आया? 1.7, दैट्स ऑल इन और देखिए इसके बाहर लगा दोगे बोहर मैग्नेट्रॉन, ध्यान रखना। ठीक है, D1 के लिए क्लियर हो गया। सेम टू सेम आप D2 के लिए करो, आएगा वही जो पहले आया था, क्योंकि यहाँ पर जो T2G है उसके अंदर 1 है और Eg के अंदर 0 है। इधर देखोगे T2G के अंदर 2 है, Eg के अंदर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 और 2 दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, झाला, दैट्स ऑल। सीएफएससी क्या आएगी? इधर देखो -0.4 इंटू 2 और आगे क्या आएगा 0, तो मैं इसको सीधे लिख सकता हूं 0.8 डालो। क्लियर है क्या? इतनी बात है क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पेड़? 2, 2.8 बोहर मैग्नेट्रॉन,
सीधा देखो 1 के लिए 1.7, 2 के लिए 2.8, 3 के लिए 3.9, 4 के लिए 4.9, 5 के लिए 5.96। ठीक है, इतनी अगर आपको पता है तो बोर मैग्नेट्रॉन आराम से निकल जाता है। इसकी कोई जन्नत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बड़े शांति से इसको भी कर लो, बहुत ही शांति से, जैसे आपने पहले करा है बिल्कुल उसी तरह से आएगा। वैल्यू भी वही निकल के आ रही है, तो मैं तो कहता हूँ इसमें 0.1 -1.2 ही निकल के आएगी। देखना ये लो आ भी गई, लो ये तो 0 है, -1.2 डेल ओ। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, समझ आया क्या? इतनी बातें समझ आई क्या? कर सकते हो ये। अब D4 सिस्टम के लिए देखिए, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप एक बार करके देखिए। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अगर आपको पता है, मैंने आपको बताया था जब मैंने लॉस स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताता था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे आएगी, ऐसे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन यहां आता है, ऊपर नहीं जाता, यहां पर इलेक्ट्रॉन आता है, ऊपर नहीं जाता। समझ आया क्या? इतनी बात समझ आई क्या? करो, CFSE की वैल्यू निकालिए, -0.4 इंटू कितना 4 आएगा, और आगे तो 0 है, ऊपर तो है ही नहीं कुछ। कितना आया -1.6 डालो, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 2, तो कितना आया 2.8। निकाल सकते हो, आराम से निकाल लेना, आराम से। जन्नत, कमाल की बात है, बिल्कुल कमाल की बात। D5 सिस्टम के लिए करिए, D5 सिस्टम के लिए करिए, D5 सिस्टम के लिए। D5 सिस्टम के लिए बोलो क्या आएगा? ये लो सर, इसमें क्या था 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल सर। ऐसे ही भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, तो बहुत अच्छे। इजी के तो 0 ही रहेगा, -0.4 इंटू कितना है 5, क्लियर, और ऊपर जाएगा 0, तो क्या है -2.0 डेल ओ। वैल्यू ये निकल आई। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो कितना आएगा 1.7 बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन किसके लिए है ये सारी चीजें चल रही है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। क्लियर है क्या? क्लियर। अब आप शुरू करो D6 D7 D8 D9 एंड D10 के बारे में। कौन सा बोला मैंने? D6 D7 D8 D9, इसके आगे के D10 तक का करो, क्या आएगा? ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो तो तुम देखना, वो तो तुम ही देखना, इसको तो हटा ही दो। तो इलेक्ट्रॉन दिख जाते हैं सामने, इनको कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो बड़े आराम से शिद्दत से आप इनको कर लेते हो। करिए, ठीक है, करिए। लो मेरे क्वेश्चन तो दे दो। ये लो D6 के लिए ले लो सर, D7 D8 D9 एंड D10, इनके लिए करके देखिए आप क्या आएगी, CFSE की वैल्यू क्या आएगी। और अगर आप CFSE की वैल्यू आती है तो ये तो बहुत आसान है, तो आपको पता ही चल गया। अब तो डायरेक्ट कैलकुलेट भी नहीं करना, उसको सीधा भी निकल आता है। क्लियर? देखो करना क्या है, D6 के लिए भरेंगे कैसे, नीचे भरेंगे, पेयरिंग करा दूंगा, पहले मैं पेयरिंग करा दूंगा सर, उसके बाद में ऐसे इलेक्ट्रॉन भर के आएगा मेरे सामने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लीजिए, तो सारे भर देने। कैसे भरो, करिए, बनाइए। इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में है, कैसे फीलिंग है ये समझ आ गया है ना, ये स्प्लिटिंग कैसे ये भी समझ आ गया। ओके, अब आपको CFSE कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला आपके सामने है, T2G के ये रहे, EG के ये रहे। चलिए आपको मिलते हैं 2 मिनट, पूरे 2 मिनट मिलेंगे, उसके बाद में मैं आपको टूट पड़ूंगा और सीधा बताऊंगा कि कैसे कैसे आंसर आना चाहिए, और सब आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन भी निकालने हैं और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी निकालनी है। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब।
फॉर्मूला देखते जाने का, आंसर लेके आने का। ये फॉर्मूला है राज, ये भी आपको इलेक्ट्रॉन रखने हैं, T2G के इलेक्ट्रॉन रखने हैं, बाकी इसमें रखो, सीधा डेलो में आंसर आएगा। करो। आया है, आएगा। देखो करना कुछ नहीं, सीएफएसी निकालनी है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है T2G के अंदर इतने हैं, इसके अंदर इतने हैं, T2G के अंदर 6 हैं, सब में 6 हैं, और यहां पर तो बस EG में बदलते आ रहे हैं। क्लियर है क्या? तो T2G की तो वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी, 0.4 into 6 पॉइंट माइनस के 2.4 है ना, और प्लस EG के जोड़ते रहो जितने भी हैं, दैट्स ऑल। बस इतना ही करना है, करते रहिए, आंसर लाते रहिए। अब आपका टाइम समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से करना था। इधर देखिए जनाब, कितने आया, 0.6 इंटू कितना आया, कितना आया जी? ओहो, इसमें तो है ही नहीं, निकल आया -2.4, दैट्स ऑल। -2.4 डालो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, -0.4 into 6, आपको पता है वैल्यू क्या है, इजी की देखो, 1 into 1.6, ठीक है, 1 into 0.6, ये आया, कितना आया, -2.4 प्लस 0.6, वैल्यू बताइए कितनी आएगी, वैल्यू बताइए। इधर देखो, -0.4 into 6 प्लस कितना, 2 into 0.6, ठीक है, निकालो, बाहर लगाओ, डालो, वैल्यू आई 0.2.4 प्लस 1.2, कितना आया, माइनस के 1.2 डालो, माइनस के 1.2 डालो, मिला क्या? और इसका भी देख लो, ये भी निकाल लो, 24 में से इसमें के -1.8 आया, -1.8 डालो आया। आपको हर एक की सीएफएससी निकल के आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। 1.6 इनटू ये तो वही रहेगा, प्लस 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 0.6, इससे मल्टीप्लाई करोगे डेलो आ जाएगा, क्या आया, 0.24 प्लस 1.8 आया, कितना, -0.6 डेल ऑफ, दैट्स इट। इधर देखिए, इसको बताओ क्या करूंगा, -2.4 डालो, इससे निकल आएगा, 0.6 करूंगा, और इसको भी अगर मैं करूं तो क्या आएगा, 4 into 0.6, ये भी तो नहीं आया, कैंसिल कर दीजिए, दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। वैल्यू कितनी आई, 0। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यस सर। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं सर, 0 आएगी, 1.7 बोरॉन इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर, देखते रहिए, 2.8 बोरॉन इलेक्ट्रॉन आएगा। इधर देखो 3.9 नो सॉरी 1.7 बोरॉन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट भी कर सकते हो आप सीधा। इसके अंदर वैल्यू रखो, एन की वैल्यू ये वैल्यू रखो, ये निकल के आएंगे अप्रोक्सीमेटली, ये निकल के आएंगे 0 बोरॉन इलेक्ट्रॉन। समझ आया क्या आपको? तो इस तरह से आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए सीएफएससी की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप निकाल सकते हो। इतना आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो सीएफटी के क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत छोटी चीज है। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन हो जाएंगे, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन हो जाने, ठीक है। जल्दी से रिकॉल करो, सबको मैच करो, आपका भी यही आ रहा है तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्या? नोट कीजिए। देखिए आपने यहां तक की चीज समझ ली। एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वो क्या है, अटेंशन, पे अटेंशन प्लीज। अगर आप डेलो को देखोगे तो ये एक स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये एक स्प्लिटिंग एनर्जी है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। और एक सीएफएससी होता है, ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। देखो दोनों को हम इस तरह से बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसका मतलब होता है डेलो। और अगर कोई बोले सीएफएससी तो इसका मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस का फॉर्मूला ये होता है, इससे रिलेट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सीएफएससी है वो डेलो होगी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? ओके, तो चलिए अब हम इसके आगे की चीजों के बारे में देखते हैं, जिसमें हमें देखना है
अगर आपके पास में किसी को, अगर आप डी ऑर्बिटल होते हैं सीएफटी में क्या करते हैं, तो स्प्लिटिंग करा देते हैं। स्प्लिटिंग कराने पे होगा क्या, स्प्लिटिंग कराने को होगा क्या, एक्चुअली वो जो डी ऑर्बिटल है एक्साइटेड स्टेट में जो पहुंच जाता है हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट में, वो अपने अलग अलग रीजनरेशन हो जाता है उसका, और वो जो नॉन एक्सियल वाले होते हैं नीचे आ जाते हैं और जो एक्सियल वाले होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ये आपने चीजें देखी थी। तो आप उसी को देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, टॉपिक को लिखो पहले, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग के ऊपर, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए जब आपने देखा था तो पहले देखा था क्या, डी ऑर्बिटल्स, ये देखिए जनाब डी ऑर्बिटल है जी जनाब, ठीक है। ऐसे दिखा गया, ऐसे दिखा, एक ही बात, ठीक है। आपको स्पेस दिखाने से होता क्या है, ये सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं शांति से बैठे हुए थे, आगे से साउंड भागता हुआ आया, आपने देखा अरे मेरी तरफ आ रहा है शायद, या फिर मेरी तरफ आ रहा है शायद, या फिर मेरी तरफ आ रहा है शायद। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये ट्रेन की पटरी पे 5 दोस्त खड़े हुए हैं, 5 दोस्त खड़े हैं ट्रेन की पटरी पे, दूर से ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है, तो इनको क्या लगेगा, अरे तो मेरी तरफ आ रही है, 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 मेरी तरफ आ रही है। आपको ये नहीं पता कि वो किसकी तरफ आ रही है, चाहे आप कहीं से भी देखोगे तो आपको लगेगा ट्रेन मेरी तरफ आ रही है। लेकिन ऐसा ही मेटल को लगता है जब लिगेंड्स आते हैं, दूर से आते हैं। बाद में आपको पता चला जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये ऑक्टाहेड्रल कहानी चलती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो मेटल्स के पास में लिगेंड आते हैं वो कहां से आते हैं, फेस के सेंटर से, या फिर मैं कह सकता हूं एक्सिस के ऊपर आऊं तो एक्सिस में कौन से होते हैं, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर वाले होते हैं। तो इसी के बेस पे आप कह सकते हो यहां से यहां तक अगर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम एक्साइटेशन, और जब ये इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, यहां पर हम क्या बोलते थे, बेरी सेंटर। आपको पता है ना ये सब चीजें, इसको हम बेरी सेंटर बोलते थे, और ये स्प्लिट हो जाता है ऊपर और ये नीचे की तरफ, तो ये डैश डैश डैश, ये आते हैं नॉन एक्सियल, ये आते हैं नॉन एक्सियल, और ये वाले हैं एक्सियल। इसको मैं बोलता हूं Eg के नाम से, और इसको बोलता हूं T2G के नाम से, T2G के नाम से। इतनी बातें क्लियर है क्या आपको, बेरी सेंटर पता चल गया, ओके। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। ध्यान रखना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड या स्प्लिटिंग एनर्जी एक ही बात है। अब हमें देखना है कि ये स्प्लिटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे। एक्चुअली यहां पर आपने देखा जो डी ऑर्बिटल्स है किसके हैं, ये मेटल्स के हैं सर, ओके बहुत बढ़िया। अब जो लिगेंड आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो एक्सिस के अराउंड आ रहे हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ गई है ना, एनर्जी बढ़ गई तो उसका मतलब क्या, ओहो हो एनर्जी, ये तो इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ रहे हैं, ये तो लिगेंड मेरी तरफ आ रहे हैं, रिपल्शन होगा, रिपल्शन उतना ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतना ज्यादा डरेगा। समझ आया क्या? अगर आपके पास में मेटल है, ये डी ऑर्बिटल है, आप 5 दोस्त हो जो रेल की पटरी पे खड़े हो, इन सबको लग रहा है कि ट्रेन मेरी तरफ ही आ रही है, ट्रेन मेरी तरफ ही आ रही है भाई, और उसके बाद में पता चला कि जो ट्रेन आ रही थी वो स्प्लिट कब होगी, वो जब आपको पता चलेगा अरे ये तो दूसरी पटरी पे आ रही थी, मेरी तरफ नहीं आ रही थी, तो आपकी एनर्जी कम हो गई। दूसरे वाले को लगा रहे तो मेरी तरफ ही मैं मारा, एनर्जी बढ़ गई, वो पागल हो जाएगा, छटपटाने लगेगा, और उसी को बोल देंगे हम एनर्जी का बढ़ना। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आता है जो मेटल के पास में, तो खींच के लेके आ रहा है, तो आ क्यों रहा है, क्योंकि उसके बीच में इंटरेक्शन लग रहा है। आपने देखा था प्राइमरी इंटरेक्शन लग रहा है, मतलब अगर वो भागता हुआ आ रहा है तो लिगेंड मेटल के पास आ क्यों रहा है, क्योंकि वहां पर प्राइमरी इंटरेक्शन लग रहा है, मैं कह सकता हूं अट्रैक्शन लग रहा है, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन से आएगा वो भागता हुआ, तो इलेक्ट्रॉन मेटल के पास भी रखे हैं बाहर ऑर्बिटल के अंदर, और उसके पास भी हैं, और आते क्या होगा, रिपल्शन लगेगा, और उसी की वजह से स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास में मेटल है, ये रहा, लिगेंड है, ये रहा, ये एक जगह में बैठा हुआ है, ये भागता हुआ आ रहा है, अरे ये भागता हुआ आ रहा है, अरे ऐसे आया, जैसे ही आया, क्यों आ रहा है ये, क्योंकि यहां पर आपको पहला प्राइमरी इंटरेक्शन काम कर रहा है, प्राइमरी इंटरेक्शन काम कर रहा है। प्राइमरी इंटरेक्शन कौन सा होता है, अट्रैक्शन होता है, प्राइमरी इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है।
यहाँ पर इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, और अगर वो उसकी तरफ खींच के लेके आ रहा है, प्राइमरी इंटरेक्शन काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो उसकी तरफ आया, और जितना ज्यादा तरीके से वो अट्रैक्ट होके आएगा उतना ही ज्यादा उसमें रिपल्शन लगेगा, उतना ज्यादा उसके अंदर रिपल्शन लगेगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन लगेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा रिपल्शन लगेगा, जितना ज्यादा रिपल्शन लगेगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग, उतनी ज्यादा चिल्लाएगा अरे मैं मर गया, उतना ज्यादा उसका डिस्टेबलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, यहां पर आप क्या कह सकते हो कि अगर रिपल्शन उतना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा जितना ज्यादा अट्रैक्शन हो, पहले वो खींच के आए, तो मेजर कौन सा हुआ इन दोनों में, मेजर कौन सा हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, सबसे पहले तो अट्रैक्शन ही होना चाहिए, पहले उसकी तरफ आए तो रिपल्शन तो बाद की बात है, अरे पहले आएगा तो रिपल्शन लगेगा, पहले आएगा तो रिपल्शन लगेगा, अगर आ ही नहीं रहा तो खाएगा रिपल्शन, आ ही नहीं रहा तो खाएगा रिपल्शन, अगर आप भागता हुआ आ रहा है अट्रैक्शन लगेगा, पहले जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा उतना ज्यादा रिपल्शन लगेगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन लगा उसका मतलब उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो आप ये बोल सकते हो कि जो स्प्लिटिंग है, देखो उससे पहले भी आप ये बोल सकते हो जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन अगर मोर होगा, ज्यादा होगा, मोर बहुत ज्यादा, बहुत ही बढ़िया, तो इसका मतलब क्या है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो रिपल्शन भी ज्यादा होगा, रिपल्शन भी ज्यादा होगा, अगर रिपल्शन भी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग भी बहुत ज्यादा होगी। इतनी बात है आपको क्लियर हुई क्या, स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करी, अगर रिपल्शन तुम्हें ज्यादा मिल गया तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। इस चीज को इंपॉर्टेंट करके रखना, हाईली इंपॉर्टेंट। आपको समझ आ गया, बोलो बेटा जी, आपको ऐसी समझ आ गई, बिल्कुल क्लियर, ओके, जल्दी से नोट करो उसको, जल्दी से नोट करो। इसका मतलब जो डेलो जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगे मेटल और लिगेंड के बीच में, अगर ये ही ज्यादा लगा तो उसका मतलब ये होगा रिपल्शन भी ज्यादा लगेगा, रिपल्शन भी उतना ज्यादा लगेगा। तो अगर ये ही ज्यादा लग गया तो इसका मतलब आप बोल सकते हो जो डेलो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन बिटवीन मेटल और लिगेंड। अगर मेटल और लिगेंड के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा उतने ज्यादा रिपल्शन लगेगा, स्प्लिटिंग भी उतनी ज्यादा होगी। इसी चीज को समझाया गया है आपको यहां पर, जल्दी से इसको नोट करो और उसके बाद में मैं आगे की चीजें डिस्कस करूंगा इसके। क्लियर, ओके। तो इससे आपने क्या चीज सीखी, चलिए शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं एक बात, जल्दी से आपको समझ आ जाएगा। इससे आपने जो चीज सीखी वो ये है कि स्प्लिटिंग तब ज्यादा होगी जब वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। एक ही लाइन में बोल दिया मैंने तो सर, ओहो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए इधर कैसे करेंगे ये चीज मैं जो बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी, या फिर मैं कह सकता हूं स्प्लिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किस के बीच में, अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल्स एंड लिगेंड के बीच में अगर जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो आपको देखना है कि जो अट्रैक्शन है वो किस तरह से ज्यादा होगा मेटल और लिगेंड के बीच में। अगर आपको ये चीज पता करनी है तो आपके लिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी। देखो किसके बीच में लग रहा है, मेटल और लिगेंड के, मेटल और लिगेंड के बीच में लग रहा है। इधर देखो, अगर इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल होता है पॉजिटिव, इसने इस तरह से माना था एम पॉजिटिव माना और एल नेगेटिव माना, ऐसे माना, और इसी के बेस पे आप कह सकते हो कि जब आप इसको और इसको दोनों को मिलाओगे, पास लेके आओगे, जब इनको पास लेके आओगे तो इसके लिए दो फैक्टर डिपेंड करेंगे। कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो केवल मेटल पे डिपेंड करेंगे, कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो केवल लिगेंड पे डिपेंड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेटल है वो अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए,
मतलब वो उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए अट्रैक्ट करने की वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हम एम पॉजिटिव में उसको देखेंगे जिसकी स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि मेटल बहुत अच्छी तरीके से खींच रहा है, और इसको बोलेंगे ये अट्रैक्ट जल्दी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसकी अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? तो मतलब कहने का ये हिंदी में समझो, ये अट्रैक्ट ज्यादा करे, अट्रैक्शन ज्यादा करेगी, बहुत ज्यादा करे, पावर ज्यादा हो उसकी, ठीक है। और इस वाले को अगर देखोगे तो ये क्या होना चाहिए, ये अट्रैक्ट ज्यादा हो, ये अट्रैक्ट ज्यादा होनी चाहिए इसका, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीजें मिलती हैं तो इसी के बेस पे आप कह सकते हो कि वहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अब हम देखेंगे दोनों के बेस पे, आप हमको दोनों चीजें देखेंगे, मेटल के बेस पे कौन कौन से फैक्टर है और लिगेंड के बेस पे कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो ये अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, अट्रैक्शन इनमें ज्यादा होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें होती हैं जिससे स्ट्रेंथ बढ़े, हमें ओवरऑल देखना है, स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, इसकी पावर बढ़नी चाहिए, इसकी खींचने की जो पावर है वो इंक्रीज होनी चाहिए, हमें ये चीजें फैक्टर ढूंढने। और लीगेंड में ऐसे देखने हैं जो ज्यादा अट्रैक्ट हो सके, जो अट्रैक्शन जिनका अट्रैक्टिंग टेंडेंसी जो हो उनकी वो ज्यादा हो। अगर इस तरह से आपको मिल जाए तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होगी। क्लियर है क्या? नोट करिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेटल से, कि अगर आपके पास में कोई मेटल है तो वहां से हम कौन कौन से वेक्टर्स के ऊपर लगाएंगे और वहां से देखेंगे कि इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतना नोट करो। तो इससे तो आपको ऐसी समझ आई कि जो फैक्टर होते हैं वो दो के रिगार्डिंग होते हैं, मेटल रिलेटेड और लीगेंड रिलेटेड, ठीक है। इसी को ही आप ऐसे लिख लीजिए, फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन मेटल रिलेटेड और लीगेंड रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेटल रिलेटेड कौन से फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेटल, जिससे मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, या फिर मैं कह सकता हूं कि मेटल रिलेटेड फैक्टर्स को हम सबसे पहले देखेंगे। क्लियर है क्या? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मेटल रिलेटेड फैक्टर्स। और मेटल रिलेटेड अगर फैक्टर्स होंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मेटल की अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? आपको ऐसा मेटल ढूंढना है, ऐसा चीजें होनी चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से वो खींचेगा उतना ज्यादा अच्छे तरीके से उसको रिपेल करेगा, और जितना ज्यादा रिपेल करेगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। इतनी बातें आपको समझ आई? इधर देखिएगा, अब आप लिखिए मेटल रिलेटेड फैक्टर्स कौन से हैं, मेटल रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं। चलिए सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। देखो हमें देखना क्या है मेटल रिलेटेड में, मेटल वाले में हमें देखना है कि इसकी अट्रैक्शन स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से वो उसको खींचे, ये ज्यादा होनी चाहिए। तो ये ज्यादा कब होगी, मेटल की अट्रैक्टिंग स्ट्रेंथ तब होगी जब उसका Z इफेक्टिव बढ़ेगा, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो आपको ये कहां पे पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है आपने, या अट्रैक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव का मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कितने अच्छे तरीके से अपनी तरफ खींच पाएगा। अगर आप इस चीज को बता दो, ठीक है, आप इसको Z इफेक्टिव, अरे इसको इस तरह से लिखो Z ई डबल, ठीक है, Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो वहां पर हम मेटल रिलेटेड फैक्टर में वो इंक्रीज होगा। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा,
रिपल्शन भी बढ़ेगा और स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। और मुझे देखना था स्प्लिटिंग ज्यादा होगी अगर उसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो। अगर उसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग बहुत ही ज्यादा होगी। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ आई क्या? ये वाली चीज आपको क्लियर समझ आएगी। अगर ये चीजें आ गई तो वो चीजें बहुत आसान है, जो वेक्टर्स है वो बहुत आसान है। ये चीजें आपको समझ आई? पहले देखो, रिकॉल करो उसको, आपको खुद समझ आ रहा है? आ रहा है? ओके, चलिए अब हमें देखना है कि मेटल हमारा पास ऐसा होना चाहिए जिसकी ताकतवर मेटल होना चाहिए, जो खींच कर आराम से लेके आए। तो सबसे पहला फैक्टर जो उसको खींच के लेके आएगा वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या है? अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, +2 +3 +4 +5, अगर 5 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं, पहले ही वो लाचार है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन पाइजे, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होने चाहिए तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे इसके पास में ए करीब है, ओहो, इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ओहो हो, इधर देखो मेटल के पास से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, और करीब कर दिया, ये और करीब कर दिया, तो ये लिगेंड को खींचेगा। यस, जब इसको देखोगे तो ये लिगेंड को और खींचेगा, ज्यादा पावर से खींचेगा। अगर आप इसको देखोगे तो इसके पास +3 है तो बहुत ज्यादा ताकत से खींचेगा इसको, इलेक्ट्रॉन को। और अगर आप इसको देखोगे तो ये तो खा ही जाएगा बस इलेक्ट्रॉन को सीधा। इसी के बेस पे आप कह सकते हैं कि अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो मेटल की अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ज्यादा ताकत से वो खींचेगा उसको, क्योंकि उसको जरूरत है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अट्रैक्टिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से लिगेंड को अपनी तरफ लेके आएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिगेंड को अपनी तरफ लेके आएगा, उसके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में अचानक सर मिलेगा, सर फूटेगा, रिपल्शन लगेगा, दूर जाएंगे, मतलब स्प्लिटिंग होगी। समझ आया क्या? समझ आया आपको? देखो, अगर आपको पूछे कि आपके पास में जो कॉम्प्लेक्सेस है 4, ठीक है, उन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा, आपको ये क्वेश्चन पूछिए। देखो आपको क्वेश्चन क्या है? Ml6 डाइपॉजिटिव और दूसरा है Ml6, ये भी वही लिगेंड है, वही मेटल, +3, ठीक है। तो इनमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा? अगर आप इसमें नॉर्मल निकालोगे तो क्या निकलेगा? इसका +3 आ रहा है, इसका +2। अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो, अगर न्यूट्रल लिगेंड तो इसमें अगर इसमें इसको A मानो और इसको B मानो, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो? जो B की स्प्लिटिंग होगी, जो B की डेल स्प्लिटिंग होगी, वो ज्यादा होगी A से। समझ आया? ऐसा क्वेश्चन आता है, स्प्लिटिंग एनर्जी पूछ लेता दोनों किसकी ज्यादा होगी। नोट करो उसको, नोट कीजिए इसको। नोट करिए, हुआ? ओके, अब इधर लिख दिया। As the oxidation number of, as the oxidation state या oxidation number of, क्या? अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते हैं ऑफ मेटल इंक्रीजेस, अगर ज्यादा हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तब क्या होगा? अगर स्टेट ज्यादा होगा तो क्या अट्रैक्शन स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना? अट्रैक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेटल विल बी इंक्रीज, अट्रैक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इंक्रीजेस, ज्यादा हो जाएगी। अगर अट्रैक्टिंग स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छी तरीके से अपनी तरफ लेके आएगा। प्राइमरी इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं, प्राइमरी इंटरेक्शन बढ़ रहा है। अगर प्राइमरी इंटरेक्शन बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो इसी के बेस पे आप क्या बोलोगे? इसका मतलब रिपल्शन भी ज्यादा होगा, और अगर रिपल्शन भी ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग विल ऑल्सो इंक्रीज्ड। नोट कीजिए।
नोट करिए इसको। Splitting will also increases. क्लियर है क्या? पहला है ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा है नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ जाए तब क्या होगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाए या फिर नंबर ऑफ शेल बढ़े तब क्या होगा, या फिर मैं कहूं अगर ग्रुप्स में जाओ ऊपर से लेके नीचे तब क्या होगा। अगर उसके बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद में उसको भी मैं आपको बता। चलिए क्लियर। तो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको देखना है ग्रुप के अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर अगर आप जाओगे तो ग्रुप्स के अंदर अगर आपको मिले एक एलिमेंट 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है, तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अगर आप कहो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाए, क्वांटम नंबर, अरे तो बहुत बड़ी बड़ी सी टर्म हो गई। दूसरा ले लेता हूं, अगर आप जो है ग्रुप्स के अंदर जाएं, इन ग्रुप्स, तब क्या होगा। ग्रुप्स के अंदर अगर जाएंगे तो क्या होगा, चलिए इधर देखिए जरा। अगर आप ग्रुप के अंदर जाओगे तो होगा क्या, होगा क्या। अगर आप ग्रुप के अंदर, ये देखो 3D सीरीज आती है पहले, फिर आता है 4D सीरीज वाला आता है, और आता है फिर 5D सीरीज। क्लियर है क्या? 5D सीरीज के ये 3 एलिमेंट आते हैं, इस तरह से आते हैं, पहला ये वाला, फिर दूसरा, या फिर इस तरह से। क्लियर है? तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो 3D इसके अंदर ही जाएंगे, इसके बाद में यहां पर 4D में चले गए या 5D में चले गए। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं यहां पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको क्या पता है, अगर ऊपर से लेके नीचे की तरफ आप जाते हो तो होता क्या है, साइज तो बढ़ रहा है, चलो ठीक है, और क्या बढ़ रहा है हमें देखना क्या है, z इफेक्टिव। अगर आप ऊपर से लेके नीचे जाते हो तो z इफेक्टिव इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाते हो तो z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इसका समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर z इफेक्टिव की वैल्यू ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ी तो स्प्लिटिंग क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? स्प्लिटिंग क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बताइए, बताइए जनाब। अब कैसे करें, ये एक अच्छा सवाल है। अब क्या करें, अरे तो मर गए। अब देखो z इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो मतलब डेलो, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की वैल्यू भी बढ़ेगी। देखो क्यों, क्योंकि जब z इफेक्टिव बढ़ रहा है, क्योंकि यहां लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइड छोटी हो जाती है, और साइड छोटे होने की वजह से आप बोल सकते हो कि z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा आप समझते हो, चीजें आपको पहले से आती हैं। अगर ये z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस दे दे, इधर देखिए, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्सेस दे दे, ये लीजिए कॉम्प्लेक्सेस और ये लीजिए कॉम्प्लेक्सेस, और इनमें बताओ किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा। ऑर्डर लगाइए इसमें, ऑर्डर लगाइए। चलिए चलिए जल्दी से शुरू हो जाओ, ऑर्डर लगाइए इसमें, ऑर्डर लगाओ। इनका स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या होगा, विच वन हैज हायर स्प्लिटिंग, क्लियर करिए। चलिए शुरू हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्प्लिटिंग, ठीक है। पहला देखो ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, सी ए बी। चलिए 4 ऑप्शन है, बताइए किसकी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, बताइए।
जब आप ग्रुप्स में जाते हो तब क्या होता है, एक्चुअली जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ने लगती है। और देखो अगर आप पीरियड में जाने लगोगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू इतना बड़ा खतरनाक चेंज नहीं लाती, तो आप ये बता ही नहीं सकते किसका डायलॉग सबसे ज्यादा किसका डायलॉग कम। ये डिपेंड करता है, और भी चीजों पर डिपेंड करने लगता है। अभी आप देखो बस दो चीजें, क्वांटम नंबर या फिर आप ग्रुप में देखोगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो उसका मतलब वहां पर स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। ठीक है, और इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन आपको दूं कि अगर आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने दे दी तब क्या करोगे, तो आपको सबसे मजा आना चाहिए। करिए, चलिए जनाब करिए। कर दिया होना चाहिए, कर दिया होगा अब तक तो। ठीक है, इसमें देखो जो मेटल है ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, ये वाला 5D सीरीज का एलिमेंट है। क्लियर है क्या? ओके। जो 3D वाला है मैंने आपको बताया, अगर आप ये बेरी सेंटर मान लो, ये बेरी सेंटर मान लिया और ये मान लिया इस तरह से, ये स्प्लिटिंग हो रही है जनाब। ठीक है, ये 3D के लिए स्प्लिटिंग होगी, ये 4D के लिए स्प्लिटिंग होगी और ये 5D के लिए स्प्लिटिंग होगी। क्लियर है क्या? Fe के लिए यहां पर हो रहा है, रोहथेनियम के लिए इधर हो रहा है और ऑस्मियम के लिए इधर हो रहा है। क्लियर है क्या? ओके। अब देखो यहां पर स्प्लिटिंग हुई इतनी, ये आ गई। जब आप इसी चीज को इधर देखोगे तो कितनी आई स्प्लिटिंग, ज्यादा हो गई उसी लेवल पे ही। क्यों? क्योंकि अगर आप 3D से 4D और 4D से 5D सीरीज में जाते हो तो वहां पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन को अपनी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से खींच के लेके आएगा। लिगेंड बहुत पास आ रहा है, लिगेंड जितना पास जाएगा उसके बाद में होगा रिपल्शन, मतलब स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। अब इसमें आओ, इसमें और अच्छी होगी, और बेहतरीन वाली स्प्लिटिंग होगी इसके अंदर। तो इसी के बेस पे आप कह सकते हो कि जो डेल 1 है, डेल 2 है और जो डेल 3 है, वो डेल 1 इसकी ज्यादा, उसके बाद में इसकी ज्यादा और उसके बाद में इसकी सबसे ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा। ये समझ आया क्या? ठीक है, ये सबसे ज्यादा समझ आया। तो इसी के बेस पे ये कौन सा है, ए वाला कंपाउंड है, ये वाला बी वाला कंपाउंड है और ये सी वाला कंपाउंड है। तो आंसर क्या आया? ए बी सी। आंसर क्या आया? ए बी सी। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है क्या? नोट करो। क्लियर? ओके, चलिए अब हम इसके आगे की चीजों को देखेंगे। एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको बताना है क्या है, कैसा है। ऑप्शन चलो यही रख लेता हूं, ये लीजिए। क्वेश्चन तो बदले जा सकते हैं, ऑप्शन ये। क्लियर है क्या जनाब? देखिए सबसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, इधर देखिए मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो ये है, ये कोई कंपाउंड है इस तरह से। क्लियर है क्या? ओके। अब एक और मैं कॉम्प्लेक्स देता हूं आपको, जो मैंने दिया Mn H2O +2 और इसी को ही मैंने दिया Mn H2O +3। ये A है, ये B है और ये है C। अब बताओ इनमें स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा, किसकी सबसे कम, किसकी सबसे ज्यादा, किसकी सबसे कम। चलिए शुरू हो जाइए एंड करिए जनाब। किसकी एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको, किसकी ज्यादा। क्लियर है? चलिए करिए, करो बिल्कुल आराम से, तसल्ली से। तीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, किसकी सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। करिए।
ठीक है। विच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्प्लिटिंग एनर्जी? स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए किसका ऑर्डर सबसे ज्यादा अच्छा होगा? आपको दो चीजें देखनी है, हिंट दे देता हूं, दो चीजें देखनी है। पहला होता है आपको एन की वैल्यू देखनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको पहले देखना है तो ये वाला देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद में अपने को जाना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी। आपको सबसे पहले अगर देखना है तो देखो किसकी ज्यादा होगी इन दोनों में, और किसमें ज्यादा होगी, किसको मैं प्रायोरिटी दूं। अगर आपको ऐसा देखना है तो पहले प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी किसको देनी पड़ेगी? अगर आपको देखोगे तो प्रायोरिटी इसमें देनी पड़ेगी सबसे पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को या फिर ग्रुप को। अब करो, अब तो मैंने बहुत आसान कर दिए, अब तो सवाल बचा ही नहीं कुछ। और आसान करूं, ये लीजिए, ये 3D सीरीज का मेंबर है, ये 3D सीरीज का मेंबर है, और ये 5D सीरीज का मेंबर है। किधर है ये? ऐसे रखा हुआ है, मन तक रे मैंगनीज टेक्नीशियन। ठीक है, करिए, ये आपको आता है, यहां पे करो। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप स्प्लिटिंग देखोगे तो 5D की ज्यादा होगी 3D से। इतनी बात तो क्लियर। तो मतलब मुझे समझ आ गया, जो बी वाला होगा वो सबसे ज्यादा होगा, जो रेनियम की स्प्लिटिंग होगी, वो सबसे ज्यादा होगी। ये किसकी है? ये है Re, इसके लिए रेनियम की स्प्लिटिंग। अब बचे तो ये कौन से हैं? इनमें देखना क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? सी, और उसके बाद में क्या आएगा? ए। समझ आया? ऑप्शन कौन सा आया? बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। समझ आया क्या? ठीक है, इस तरह से रेनियम वाले की ऐसे आई, उसके बाद में किसकी आएगी? इसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इसकी कितनी आई? ठीक है, स्प्लिटिंग इसकी सबसे ज्यादा दिखनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। ए डेल 3 है, ज्यादा होगी। डेल 2 है, ये किस वाले की है? इसकी है, इसकी Mn+3। उसके बाद में देखो, इधर देखो, ये लीजिए जनाब, ये किसकी आई? Mn+2 के लिए सर। तो यहां से कौन सा आंसर आया? ए। यहां से क्या आंसर आया? सी। आंसर आया बी। क्लियर है क्या? दैट्स इट। समझ आया क्या? समझ आया क्या? ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने क्या सीखा? आज के लेक्चर में मैंने सीखा जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, आप पहले देख चुके थे। लो स्पिन जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनके लिए सीएफएससी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, आप पेज पर रखते रहिए, साथ साथ देखते रहिए। सीएफएससी की वैल्यू हर एक के लिए D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, ठीक है, इन सब के लिए सीएफएससी की वैल्यू क्या होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। ये सब चीजें आपने देख ली। उसके बाद में मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग होती है, वो स्प्लिटिंग किस बेस पे है? जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा उतना ज्यादा रिपल्शन लगेगा और उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी। यही आपने देखा था, ठीक है। और उसी पॉइंट को बनाकर आपने देखे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर दो पे डिपेंड करेंगे, तो मेटल पे डिपेंड करेंगे, लिगेंड पे डिपेंड करेंगे। तो मेटल वाले हमने आज के लेक्चर में कवर करे, लिगेंड वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मेटल वाले में हमने देखा कि अगर आपके पास मेटल के जो लिगेंड्स हैं, मेटल जो है वो उसकी टेंडेंसी तो कैसे होनी चाहिए, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से खींच ले, उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, अट्रैक्टिंग पावर, अट्रैक्टिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए मेटल की। तो वो कब होगी? जब उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो हमें जेड इफेक्टिव ढूंढना शुरू कर दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा बहुत अच्छे से खींचेगा। क्लियर है? अगर हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, या फिर ग्रुप्स में जाओगे तो वहां पर अगर आप जेड इफेक्टिव को देखो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी लेंथ राइट को अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। इसी वजह से वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा, और उसी के बेस पे हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको समझ आया? ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हंसते रहिए, खेलते रहिए, नमस्कार।